हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर नंबर 3 जो है हमारे चैप्टर नंबर 4 एंजाइम्स एंड बायोएनर्जेटिक्स पे। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? लेट्स गेट ऑन विद इट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। Write the various factors affecting the enzymatic activity। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि एंजाइम के एक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम का एक्शन में अफेक्ट करते हैं कई सारे फैक्टर्स। सबस्ट्रेट अफेक्ट करता है, देन एफिनिटी अफेक्ट करती है, उसके बाद टेम्परेचर का अलग इफेक्ट होता है, पीएच का अलग इफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरे एंजाइमेटिक एक्शंस पे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो अगर मैं एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो क्या मेरी रिएक्शन स्पीड अप होगी? तो यस, with increase with concentration of enzymes the velocity of the reaction will increase। चलिए now concentration of सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ये मैं मानती हूं आपकी बात। लेकिन अगर सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए, अब मेरे एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट नहीं है, तो उस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी रहती है वो कैसी हो जाती है? कांस्टेंट। तो विथ इंक्रीज विथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेलोसिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज बट अप टू दी सैचुरेशन पॉइंट। एक बार वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। चलो अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके लिए? मेरे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। एवरी 10 डिग्री राइज पे टेम्परेचर कैसा होता है? विल डबल अप। और हर 10 डिग्री डिक्रीज करने पे हमारे जो एंजाइम का एक्शन वो हाफ हो जाता है। हमारा एंजाइम एक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ये एक बेल शेप्ड कर्व देता है जिसपे मैक्सिमम एक्शन होता है मेरे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। एक बार आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्सीड कर लिया, एंजाइम का एक्शन कम हो जाता है। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक अप टू सर्टेन पॉइंट पे आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, मेरा एंजाइमेटिक एक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ पीएच। एंजाइम का जो पीएच से रिलेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी एक बेल शेप्ड कर्व देता है। पीएच इंक्रीज करने पे एंजाइम का एक्शन इंक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज करने पे एंजाइम का एक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन आता है कि यूजुअली हमारा जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो कौन से पीएच पे होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारे ऑप्टिमम जो न्यूट्रल पीएच रहता है, जो है पीएच 7। अगर आपने pH 7 से ज्यादा कर दिया तो भी एंजाइम एक्शन नहीं करेगा, pH 7 से कम करा तो भी एंजाइम एक्शन नहीं करेगा। ऑप्टिमम pH पे एंजाइम एकदम ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक्सेप्शंस तो है। क्या है वो एक्सेप्शन? वो एक्सेप्शन है हमारे एंजाइम लाइक पेप्सिन। पेप्सिन वर्क करता है 4 से 5 से भी कम पीएच पे, एकदम एसिडिक पीएच पे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज या ले लो ट्रिप्सिन, ये क्या है? ये है अल्कलाइन पीएच पे वर्क करते हैं, इनको पीएच 10 से भी ज्यादा चाहिए रहता है। तो ये क्या है? कुछ एक्सेप्शंस हमारी पीएच पे। अदरवाइज सारे एंजाइम्स कौन से पीएच पे वर्क करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो वर्क करते हैं पीएच नंबर 7 या न्यूट्रल पीएच पे। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो मेरे कोएंजाइम को साथ बाइंड करते हैं और वो मेरे एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ा देते हैं। तो कौन से एक्टिवेटर्स हैं? वो है मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक,
कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारे क्या करते हैं, ये एंजाइम की ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिमम एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। को बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो भी एज ए इनिशिएटर काम करते हैं। मेटल्स जाके अटैच करते हैं हमारे एपो एंजाइम के साथ और वो एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज करते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। What are coenzymes and role of coenzymes in an enzymatic reaction? अब कोएंजाइम क्या होते हैं? तो कोएंजाइम वो पार्ट होते हैं जो किससे अटैच होते हैं, हमारे एपो एंजाइम से। कोएंजाइम क्या टाइटली बाउंड रहते हैं? तो नहीं, कोएंजाइम्स जब जब मेरे एंजाइम को जरूरत होगी तब तक वो आएंगे, अपना फंक्शन करेंगे और वो चले जाएंगे। तो coenzyme is defined as an organic molecule that binds to the active sites of a certain enzyme to assist the catalysis of reaction। इतना समझ आ गया? चलो more specifically coenzymes can function as intermediate carriers। क्या होते हैं ये? intermediate carriers of electrons during this reaction or to be transferred between enzyme as a functional group। ये कैरियर भी हो सकते हैं जब ये एंजाइम का एक किसी भी नीड के लिए आ रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन और जा रहे हैं। ये पार्ट भी हो सकते हैं मेरे एंजाइम का जब ये थ्रू आउट द रिएक्शन में अपना कैटालिटिक एक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो on primary role of enzyme, one primary role of enzyme is to help with the production of energy, especially with the ATP, which is a chief player in moving energy within the cell। तो coenzyme सबसे ज़्यादा ATP को सेल के अंदर लाने में हेल्प करते हैं। ATP structure has 3 phosphate group when the last one is cleaved off all through the process known as hydrolysis। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगी वो सेल के अंदर आ जाएगा। Now energy comes out, ATP is regularly recycled, picking up more phosphate group that is then broken off once again, रीफिलिंग सेल्यूलर एनर्जी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस होगा, एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तीसरा अटैच होगा। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोएंजाइम का? ट्रांसफरिंग ग्रुप, एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रुप को ट्रांसफर करने में। Coenzymes also help in transferring definite groups of atoms from one molecule to another, such as hydrogen transfer। The activity of hydrogen atoms from one part of a cell organelle to another। ठीक है, समझ आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कोएंजाइम का होता है कि एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम को ट्रांसफर करा उसने हमारा फंक्शनल ग्रुप। इट इज असेंशियल टू मेनी प्रोसेसेस कंटेनिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी के प्रोडक्शन में बहुत ही जरूरी स्टेप होता है ये ट्रांसफर करना। The coenzyme NADH is significant in the procedure when a process called oxidative phosphorylation starts in a cell। The coenzyme NADH transfers 4 hydrogen atoms from one part of mitochondria to the next। हमारी बॉडी में ATP के अलावा NAD भी एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स रहता है। तो जब हमारी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया टू दी नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करना होता है तो NAD ट्रांसफरेज जो कोएंजाइम है ये हेल्प करता है हमारे का ट्रांसफर रिएक्शन में। इतना क्लियर है आपको? चलो रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा था एंड उस पार्ट का जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अनदर प्राइमरी रोल ऑफ कोएंजाइम इज टू हेल्प द लॉस और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
redox reactions. For the period of oxidation, a molecule or an atom loses electrons. Reduction happens when a molecule or an atom gains an electron. इतना क्लियर है? जब हम गेन कर रहे हैं तब रिडक्शन हो रहा है, जब हम लॉस कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. Oxidative phosphorylation is also good example of a redox reaction and also an illustration of how enzyme works as a team. So the coenzyme donates 2 electron to coenzyme Q, NADH, then it becomes NAD plus, entering an oxidized state because it has lost 2 electrons. तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हेल्प करता है एनर्जी के प्रोडक्शन में. एंड कोएंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली कोएंजाइम क्यू इस पूरी प्रोसेस को होने में. अब एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्ले करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होने से बचा रहे हैं. तो many coenzymes are capable to capture electrons. ये क्या करते हैं? ये कैप्चर करते हैं electrons. They often function as an antioxidants. These unbound electrons, also known as free radicals, they can harm cells, damage DNA and even leading to cell death. एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है? इन फ्री रेडिकल्स को जाके बाइंड कर लेना. ये क्या करेंगे? ये कोएंजाइम्स जाके फ्री रेडिकल को बाइंड कर देंगे ताकि वो मेरे डीएनए को खराब ना करे, सेल को खराब ना करे और मेरी प्रोसेस खराब ना हो. तो ये क्या करते हैं? ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रिएक्शंस में. इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, difference between competitive and non-competitive inhibition. तो आ जाओ बच्चों, बेसिक रूल समझ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव का. यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. बहुत आसान है, बस एक सिंपल सा फंडा समझना है. वो है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यहाँ पे मेरा एंजाइम है, मेरे एंजाइम के पास 2 टाइप के सबस्ट्रेट हैं. अब आप मुझे बताओ, ठीक है, 2 टाइप के सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 1 एंड सबस्ट्रेट 2. ठीक है. अब एक ही एक्टिव साइट है, एक ही एक्टिव साइट है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सा जाके बाइंड करेगा मेरे इस एक्टिव साइट को. अगर मेरा सबस्ट्रेट ने जाके बाइंड करा तो क्या हो जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन होगी. लेकिन अगर इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया, इनहिबिटर जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ कैसा सिमिलर है? मेरे सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर ने जाके बाइंड करा तो ये रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. दोनों, जो मेरा इनहिबिटर है एंड मेरा सबस्ट्रेट है, दोनों एक ही एक्टिव साइट के लिए फाइट कर रहे हैं. मतलब एक ही एक्टिव साइट है, कौन सा बाइंड करता है इसके लिए कई बहुत तेजी से कंपटीशन हो रहा है. जो पहले जाके बाइंड करेगा वो पहले एक्शन करवाएगा. सबस्ट्रेट पहले बाइंड करेगा तो एंजाइमेटिक एक्शन कंटिन्यू होगा, इनहिबिटर बाइंड कर लेगा तो एंजाइमेटिक एक्शन इनहिबिट हो जाएगा. अब बच्चों, मेरे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एफिनिटी का क्या हो रहा है? यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा है या कम? भैया इतना कंपटीशन है, एफिनिटी क्या होगी? एफिनिटी रिड्यूस होगी. तो इस रिएक्शन पे क्या हो रही है? एफिनिटी रिड्यूस हो रही है. एफिनिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि बहुत कंपटीशन है. तो मेरे सबस्ट्रेट की एफिनिटी क्या है? बहुत कम. मुझे सबस्ट्रेट की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास बहुत अवेलेबिलिटी है. तो यहाँ पे एफिनिटी कम होगी. जहां एफिनिटी कम होती है वहां Km क्या होगा? वहां Km वैल्यू इंक्रीज होगी. तो मेरे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू इंक्रीजेस. Km वैल्यू क्या है? एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम
एट अ वी मैक्स या हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, मेरी एफिनिटी टूवर्ड्स दी, मेरे एंजाइम की एफिनिटी टूवर्ड्स दी सबस्ट्रेट। तो अगर मेरे एंजाइम की एफिनिटी टूवर्ड्स दी सबस्ट्रेट बहुत कम है तो मेरी Km वैल्यू क्या होगी, मेरी Km वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब आ जाओ बच्चों मेरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे यहां मेरे पास एक्टिव साइट है। अब थोड़ा सा झोल हो गया, ये आ गया मेरा सबस्ट्रेट। अब जो मेरा इनहिबिटर है उसके पास तो जगह नहीं है, लेकिन उसके पास एक खुफिया रास्ता है, वो है एलोस्टेरिक साइट। वो जाके चुपचाप से एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा, उसको सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट की नीड ही नहीं है। तो यहाँ कंपटीशन हो रहा है क्या, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे सबस्ट्रेट के पास खुद की एक्टिव साइट है और मेरे इनहिबिटर के पास दूसरी जगह है जहां पे जाके वो बाइंड कर जाता है। तो इस इनहिबिशन को क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा है या कम है, तो यहाँ पे एफिनिटी तो ज्यादा होगी टूवर्ड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट होगी यहाँ पे हमारा Km वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है। मेरा इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाता है मेरी दूसरी सबस्ट्रेट की साइट को, एफिनिटी ज्यादा है लेकिन मेरी Km वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इतना फर्क नहीं आ रहा। इतना क्लियर है आपको? तो ये था पूरा मेरे किसके बारे में, मेरे इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसी के साथ हम जब देखेंगे पहले ग्राफ को, तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ प्लॉट करा है बच्चों, ये वाला है मेरे किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। कैसा, मेरा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये है मेरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, ये है मेरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। इतना क्लियर है आपको? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये Km वैल्यू 1, यहाँ Km वैल्यू 2, तो यहाँ Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन है और मेरी एफिनिटी बहुत कम होती जा रही है जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं। उसी की जगह मेरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे Km वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Km वैल्यू कांस्टेंट है, तो Km वैल्यू कांस्टेंट है और एफिनिटी पे इतना फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ पे मेरे इनहिबिटर के पास दूसरी साइट है जहां पे वो बाइंड कर रहा है मेरे एंजाइम को। इतना क्लियर है आपको? तो ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ शॉर्ट नोट ऑन Km वैल्यू। Km वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है? Km वैल्यू स्टैंड्स फॉर माइकलिस मेंटल कांस्टेंट। Km वैल्यू स्टैंड फॉर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इतना क्लियर है? Km वैल्यू किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो दिया था हमारे माइकलिस ने, इसलिए उसका नाम Km है। Km वैल्यू की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इट इज अ कांस्टेंट दैट इज मेजर ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ एन एंजाइम। ये कांस्टेंट है जो मेजर करता है काइनेटिक्स ऑफ आवर एंजाइम रिएक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि Km वैल्यू बताता है कि मेरी रिएक्शन कितना वर्क कर रही है, हाफ ऑफ इट्स Vmax। पूरा Vmax कहाँ हो रहा है जब मेरी रिएक्शन खत्म हो रही है? वो है मेरा यहाँ पे। लेकिन ये कांस्टेंट है जो बताता है कि मेरी एंजाइम की एक्टिविटी
का जो काइनेटिक है वो उसकी v max हाफ ऑफ द वेलोसिटी पे कैसा है, तो वो कौन बताता है, मेरा km कांस्टेंट। याद रखना km वैल्यू कम किस में होती है, km वैल्यू डिक्रीजेस इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, km वैल्यू decreases in competitive inhibition and km value is constant in non-competitive inhibition. km value is constant in non-competitive inhibition. A very important question, इसको याद कर लो। km वैल्यू क्या है, km वैल्यू काइनेटिक्स बताता है हमारे एंजाइम की, half of its Vmax. km value is inversely proportional to the affinity of enzyme towards the substrate. क्या, km value is inversely proportional to the affinity of enzyme towards the substrate. affinity ज्यादा होगी तो km value कम होगी, km value अगर ज्यादा है मतलब affinity कम है। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम कई क्लासिफिकेशन से सबसे पहले क्या याद करना है हमें, OTH लिल। क्या याद करना है, OTH लिल। O stands for oxidoreductases. O stands for oxidoreductases. T stands for transferases. T stands for transferases. H stands for hydrolases. H stands for hydrolases. L stands for ligases. I stands for isomerases. And L stands for lyases. क्लियर है? कितना आसान है इसको याद करना। आपको बस क्या याद करना है, OTH लिल। क्या याद करना है, OTH लिल, और पूरा क्लासिफिकेशन खुद से याद हो जाएगा। अब चलो हम देख लेते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक चीज का रिडक्शन हो रहा है। तो एक एंजाइम में जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिहाइड्रोजिनेजेस। इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेजेस। दूसरे आते हैं हमारे ट्रांसफरेजेस। क्या आते हैं, ट्रांसफरेजेस। अब ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। अगर मुझे ट्रांसफर करना है, मेरे ए बी के पास सी है, तो ये मेरा सी कहाँ चला जाएगा, मेरे ए के पास। तो मैंने एक ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया एक ही रिएक्शन में, वो किसका काम है, ट्रांसफरेजेस का। इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रांस अमाइनेज एंड फॉस्फोट्रांसफरेज। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस अमाइनेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेजेस। फिर आ जाओ हाइड्रोलेजेस। नाम में क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर। वाटर की मदद से ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो कोई भी रिएक्शन में जहां वाटर की मदद से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो रिएक्शन कौन करवाते हैं, हमारे हाइड्रोलेजेस। उसका एग्जाम्पल क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब आ जाते हैं आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस मतलब ट्विनिंग करना, इतना याद रख लो। आइसोमरेजेस मतलब ट्विनिंग करना। अब कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर ट्रांस, हमारा ग्रुप कैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 को फ्रक्टोज 6। तो ये जो करते हैं, इनका काम किसका है, आइसोमरेजेस का। ये क्लियर है। अब आ जाओ लाइएजेस।
अब यहाँ पे भी हो तो रहा है ब्रेक डाउन, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। तो लाइएजेस में भी ब्रेक डाउन तो हो रहा है बट विदाउट वाटर। तो जहां पे भी विदाउट वाटर हो रहा है वो किसके एग्जाम्पल हैं? लाइएजेस के। वो कौन से होते हैं? डी कार्बोक्साइलेज। एंड में लेजेस आ रहा है तो वो हैं डी कार्बोक्साइलेजेस। अब आ जाते हैं लाइगेजेस। तो भैया ये जोड़ बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? न्यू बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड कर रहे हैं, ये लाइगेट कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं। तो ये कौन करते हैं? लाइगेजेस। जहां पे भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कौन करवा रहे हैं? वो करवा रहे हैं हमारे लाइगेजेस। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कौन करवाते हैं? लाइगेजेस। अब लाइक ए प्लस बी प्लस एटीपी, तो ये क्या बना? एडीपी, ए बी कॉम्प्लेक्स प्लस पीआई। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज एग्जाम्पल है लाइगेजेस का। इतना क्लियर है? इसी के साथ हमने खत्म करे क्या? शॉर्ट नोट्स। अब हम आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पे ऑफ एंजाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द क्लास ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सिंथेटिक रिएक्शंस आर। कौन से एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस में? तो वो होते हैं हमारे लाइएजेस। कौन से होते हैं हमारे? लाइएजेस। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम्स, कौन सा पार्ट है? वो है हमारा कोएंजाइम। तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम क्या होता है बच्चों? कोएंजाइम। एंजाइम that loses the catalytic activity of a at a temperature above 70 degree, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं डीनैचुरेशन। क्या कहते हैं? डीनैचुरेशन। तो डीनैचुरेशन अगर 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दो तो एंजाइम एक्टिविटी करना ही बंद कर देगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम डीनैचुरेशन। एग्जाम्पल ऑफ टू एंजाइम कंटेनिंग जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक कौन से कंटेन करते हैं? तो पहले होते हैं हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पहले होते हैं हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और फिर आते हैं हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या आते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो एग्जाम्पल क्या हुए इसके? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इन दोनों में क्या चाहिए? इन दोनों में हमें चाहिए जिंक। अब आ जाओ, द प्लेस एट विच सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम इज नोन एज एक्टिव साइट। कहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम की? एक्टिव साइट पे। तो एक्टिव साइट पे एंजाइम की सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग करता है। इतना क्लियर है? मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब अपनी खुद की वेबसाइट के साथ आए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट विजिट www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे आपके पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आप अपना मीडियम सेलेक्ट करिए। जैसे ही आपने बच्चों वो सेलेक्ट करा, आपको अगर मेरे बायोटेक के वीडियोस देखने हैं तो क्लिक ऑन वॉच नाउ और अभी करो और मेरी वीडियोस देखो। जैसे ही आप वीडियोस ओपन करेंगे आपके पास एक पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके पास बहुत नॉलेज है स्टूडेंट्स, जितनी नॉलेज है जितना गेन कर सकते हो उतना कम है। जैसे ही आपने इस प्ले बटन को दबाया आप मेरी पूरी वीडियोस घर बैठे देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 के तक, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स। सो देरी किस बात की, अभी जाइए और ज़रूर हमारे वीडियोस देखिए। और इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे कह सकते हैं MB टेस्ट पेपर 3 चैप्टर नंबर 4 का। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट सीरीज एंड थैंक यू सो मच।